तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ज्ञान गंगा अनलर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे जैसे ही 10th पास करके 11th में आए होंगे या आने वाले होंगे, वो कंफ्यूज होंगे कि हम कौन सी स्ट्रीम लें। कुछ बच्चे सोचेंगे आर्ट साइड, कुछ कॉमर्स, कुछ साइंस। तो बच्चों, जो भी आपको फ्यूचर में बनना है, करना है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करिएगा। ये काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आर्ट साइड ले लेंगे तो रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, कॉमर्स साइड ले लेंगे तो साइंस साइड वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे क्या बोलेंगे, या साइंस साइड वाले सोचते हैं कि सबसे बेस्ट साइंस ही होती है। तो बच्चों, जो भी आपको फ्यूचर में बनना है, सभी तीनों ही स्ट्रीम अपने फील्ड में सबको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देती है। तो आपको जो स्ट्रीम बेस्ट लगती है आप उसी स्ट्रीम को सिलेक्ट करिएगा। कि कोई क्या कहेगा, क्या सुनेगा, आपको अच्छा बोलेगा, ब्रिलियंट बोलेगा, डफर बोलेगा, आप इन सब पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना होता है, कुछ बनना होता है। सबके अपने अपने सपने होते हैं। किसी को IAS ऑफिसर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को अकाउंटेंट बनना है। तो जो जिस फील्ड में जाना चाहता है वो उसी फील्ड के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करिएगा। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है चैप्टर 1 अकाउंट्स। चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक्स हमें कवर करने होंगे, हमें पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन ये जानेंगे और हम ये क्यों पढ़ते हैं वो भी हम जानेंगे। टाइप्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंट्स जो होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी कि जो भी हमारा कैश में लेन देन है सिर्फ वही रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है, या इसके अलावा और भी फील्ड्स में अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, यानी कि अकाउंटिंग करते वक्त हमें कौन कौन सी क्वालिटीज का ध्यान रखना है जो अकाउंटिंग के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की क्या क्या रोल है वो हम पढ़े इस चैप्टर के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, कि कौन कौन से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें अकाउंटिंग के अंदर इस चैप्टर 1 में पढ़नी पड़ेगी, ताकि आगे आने वाले चैप्टर में वो टर्म्स आपको न्यू ना लगे और ऐसा ना हो कि आपको वो टर्म्स समझ ना आए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं, जिस क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। तो बच्चों, आप सबने अकाउंट वर्ड सुना हुआ होगा, जैसे कि बैंक के साथ मोस्टली बच्चों ने बैंक अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड काफी बार सुना होगा, जिस अकाउंट के अंदर हमारे जो भी बैंक के साथ लेन देन है, हमने जितना भी कैश डिपॉजिट कराया, विड्रॉ किया, बैंक ने कुछ चार्जेस हमसे लिए या हमें कुछ इंटरेस्ट पे किया, वो सारी अकाउंटिंग एंट्रीज उसके अंदर सेव की जाती है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की जाती है। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स में जैसे परचेज की जाती है, परचेज कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, सेल की जाती है, सेल भी कैश एंड क्रेडिट हो सकती है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस किए जाते हैं। बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं किसी बिजनेस के, तो उसका रेंट पे करना पड़ता है, वहां के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने होते हैं, अदर एक्सपेंसेस करने होते हैं, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी होती है, एंड सो मेनी ट्रांजेक्शन्स होती है वहां किसी भी बिजनेस के अंदर। तो वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उनको याद रख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बिजनेस को चलाता है, शुरू करता है, तो उसका मेन मोटिव होता है कि वो कुछ प्रॉफिट अर्न करे। अब उसे जानने के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, कितनी इनकम है, कितनी एक्सपेंसेस उसने किए हैं किसी टाइम पीरियड में, एंड उसने क्या क्या परचेज किया, क्या सेल किया, कितने किसी को सैलरी दी, या कुछ भी है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस के अंदर हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि पता लग पाए कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस बियर किया है, क्या बिजनेस आगे सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस में हमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। अब जब वो रिकॉर्ड हम करते हैं ट्रांजैक्शंस को, तो उसके बाद ही पता लग पाता है कि क्या बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या नहीं हो पाया। तो बच्चों, पुराने टाइम पर अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एंड प्रॉफिट लॉस का पता लगाना, यही मेन मोटिव माना जाता था अकाउंटिंग का। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस हो गया जो बहुत ब्रॉड लेवल पर हो चुका है। उन हैकिंग क्राइम्स को जो बैंक अकाउंट के अंदर हो रहे हैं, उन हैकिंग क्राइम्स को ट्रैक करना भी आजकल अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आ गया है। और आप कहें तो अकाउंटिंग एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के रूप में भी काम कर रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम का क्या काम होता है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना एंड यूजर्स तक उनको प्रोवाइड करना। तो सेम प्रोसेस अकाउंटिंग में भी यही है। अकाउंटिंग भी क्या करता है, पहले सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा एंड देन वो उन इंफॉर्मेशन को क्या करता है, आगे यूजर्स को
यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है कि अगर उन्हें कोई डिटेल जाननी है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के लिए कोई डिसीजंस लेने हैं, तो वो उनका यूज किया जा सकता है उन इन्फॉर्मेशन का। तो एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम भी अकाउंटिंग एक प्रोसेस हो चुका है। साथ में अगर हम देखें तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज भी है। जैसे अगर हमें किसी का आइडिया, थॉट ये जानना है तो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ऐसे ही बिजनेस को अगर किसी को जानना है, बिजनेस के बारे में अगर हमें कुछ डिटेल देनी है, तो हम अकाउंटिंग की हेल्प से ही दे पाएंगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग को बिजनेस लैंग्वेज भी बोला गया है। इसी तरीके से बहुत सारे फील्ड में अकाउंटिंग। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हमने कर ली है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था अकाउंटिंग का। और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो कि ये एक पर्सन है जिसका नाम है रामलाल। इसके दिमाग में एक आइडिया आया। इसने सोचा कि क्यों ना बिजनेस शुरू किया जाए, तो इसने बिजनेस लगाने का सोचा। बिजनेस का मतलब मान लो कि इसने सोचा एक रेस्टोरेंट खोला जाए। अब जब रेस्टोरेंट ओपन होगा तो इसने क्या किया, एक लैंड ली रेंट पर या एक बिल्डिंग रेंट पर ली, देन उसमें कुछ फर्नीचर उसने रखवाया, कुछ एम्प्लॉयज हायर किए, एंड जो भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ मटेरियल था, खाने पीने की जो भी चीजें थी वो परचेज की, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया, वाटर बिल एंड अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद उन चीजों, वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर, और उसके अलावा उसने जो चीजें वो बनाता उनकी सेल भी करता। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, और सेल एंड परचेज की तो डेली ही बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। सेल एंड परचेज की तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इसमें होती है। तो कभी भी किसी बिजनेस को अगर किया जाएगा तो वहां बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, और उनको लिखने के लिए हमें उन्हें कहीं ना कहीं तो लिखना होगा। और लिखने का तरीका भी एक प्रॉपर वेल सिस्टमैटिक होता है, तभी वो अकाउंट्स हमारे काम के होते हैं। अगर वो वेल सिस्टमैटिक मैनर से हम उनको नहीं बनाएंगे तो हमारे काम के भी नहीं होंगे। तो यही पूरा प्रोसेस कि हम अपने अकाउंट्स को कैसे बनाएं, अपने अकाउंट्स को, जिससे वो हमारे आने वाले टाइम में हमारे लिए हेल्पफुल रहे। तो यही पूरा की पूरा जो प्रोसेस है ये हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो इस तरीके से माइंड में आया कि ये हम बिजनेस शुरू करते हैं, और बिजनेस शुरू करने के साथ जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई तो हम कैसे पता लगाएं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिजनेस सस्टेन करेगा भी कि नहीं करेगा। तो इसीलिए फिर इंट्रोड्यूस किसको किया गया, अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया कि हमें ये सब बताओ कि कितना प्रॉफिट है हमारा, कितना लॉस है, हम आगे हमारा जो बिजनेस की कंडीशन है वो हमारी ठीक है, या हम अपनी बिजनेस की कंडीशन को अभी आगे ठीक बनाने के लिए क्या क्या करें, जिससे हम फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेस कर पाए और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाए, और अपनी अपनी रेपुटेशन भी अच्छी बना पाए, एंड सोसाइटी के लिए भी हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि सोसाइटी को हार्म हो। तो इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, अकाउंटिंग। तो अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को समझाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूं, जिस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, IMRCSAC। ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया तो आप मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही इजीली समझ जाएंगे एंड याद रख पाएंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के लिए हमें ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है, और इस फॉर्मूले को लर्न करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, आई एम रणछोड़ शिमला आया चतुर। इससे आप इस फॉर्मूले को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया तो मीनिंग ऑफ या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को लर्न करने में, समझने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। इस फॉर्मूले को अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले का क्या मतलब है। आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मेजरमेंट, आर से रिकॉर्डिंग, सी से क्लासिफाइंग, एस समराइजिंग, ए एनालिसिस, सी कम्युनिकेटिंग। तो अब इन टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1,
तो बच्चों, सबसे पहले अकाउंटिंग करते वक्त हमें ये देखना जरूरी है कि जो हमें रिकॉर्ड करनी है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स या बिजनेस इवेंट या इकोनॉमिक इवेंट मीन्स क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और बिजनेस या इकोनॉमिक इवेंट। मशीनरी परचेस्ड फॉर बिजनेस पर्पज फॉर ₹50,000। तो इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएंगी, क्योंकि ये बिजनेस के पर्पज के लिए हुई है। साथ में इनको इकोनॉमिक इवेंट क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये जो हमने ट्रांजेक्शन की है वो मॉनेटरी टर्म में की है। मॉनेटरी टर्म मीन्स पैसों में उसको मेजर किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारी इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं उसकी जो ऐसा यूनिट है वो रुपीज या पैसे में है। तो जो भी इवेंट्स रुपीज या पैसे में होंगी इंडिया के अंदर वो इकोनॉमिक इवेंट्स कहलाएंगी और इनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए, आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो बिजनेस पर्पज के लिए होनी चाहिए। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। और साथ साथ में नेक्स्ट इज मेजर, एम से मेजरमेंट। इसके अंदर हमें ये मेजर करना होगा कि वो ट्रांजैक्शन जो हुई है बिजनेस के यूज के लिए वो कितने रुपीज की हुई है, मतलब अमाउंट पता करना पड़ेगा। क्योंकि हम इंडिया के अंदर हैं तो हमें इंडिया की करेंसी में इसको पता लगाना पड़ेगा। अगर हम उसको पता लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप दोनों हमने सीख लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज फॉर ₹50,000। तो इस दूसरी चीज, सैलरी पेड टू फॉर बिजनेस पर्पज, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड इज सैलरी पेड टू मेड एट होम फॉर पर्सनल यूज। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ दो एग्जाम्पल है। एक पहले एग्जाम्पल जो पहले एग्जाम्पल में जो सैलरी पे की गई है वो एम्प्लॉइज को दी गई है जो कि बिजनेस में काम कर रहे हैं, 50,000 रुपीज की। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में सैलरी पे की गई है एक मेड को जो कि उसके घर पर काम करती है। तो ये दो टाइप की ट्रांजैक्शन है, एक बिजनेस में की जा रही है और एक पर्सनल यूज के लिए की जा रही है। इसका अमाउंट 50,000 है एंड इसका अमाउंट 5,000। तो आप मुझे दोनों ट्रांजेक्शन्स को, दोनों ही एग्जाम्पल को देख करके बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी ट्रांजेक्शन में बिजनेस में, कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएगी। वेरी गुड, इन्हें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि ये बिजनेस पर्पज के लिए है और साथ में इसको हमने मेजर भी कर लिया है कि ये 50,000 रुपीज की ट्रांजेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आप लोग फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप तो अकाउंटिंग प्रोसेस का सीख चुके हैं। तो थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने मेजर कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है, पर्सनल यूज के लिए नहीं थी। मेजर कर लिया कि उसका अमाउंट कितना है। एंड द थर्ड स्टेप इज, अब हम उसको कहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम उसको लिखेंगे उसी को हम रिकॉर्ड करना कहते हैं। लिखेंगे कहाँ? इसके लिए एक बुक होती है, ये बुक है जिसमें हम लिख लेंगे कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की थी और ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी और इतने अमाउंट की थी। तो हमने आइडेंटिफाई किया, मेजर कर लिया एंड थर्ड स्टेप इज उसको रिकॉर्ड कर लिया। इसमें रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ये जो बुक थी जिसमें हमने रिकॉर्ड किया है, इस बुक को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में जर्नल बोलते हैं। तो इस बुक का नाम हो जाएगा जर्नल। तो ये अकाउंटिंग जिसके अंदर हमने मेजर, सबसे पहला स्टेप हमने आइडेंटिफिकेशन किया, देन हमने मेजर कर लिया कि कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है। थर्ड स्टेप इज हमें उसे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किसमें करेंगे? बुक्स में करेंगे। कहीं ये तो नहीं कि दीवारों पर लिख दिया हमने एंट्री की आज ये वाली इतनी बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुई है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में तो लिखना पड़ेगा। तो उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। तो जैसे मान लो कि परचेज हुई, परचेज, और हमने लिख लिया कि भाई परचेज जो हुई है वो 1 लाख रुपए की। आइडेंटिफाई पहले किया,
देन हमने मेजर किया और उसके बाद हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो 3 स्टेप हम सीख चुके हैं बहुत ही इजीली अकाउंटिंग प्रोसेस का। 4th स्टेप में अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो जर्नल है इसमें बहुत लॉट्स ऑफ एंट्रीज यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। परचेज किया, देन सेल की, देन किसी को सैलरी पे की, देन किसी को कोई वेजेस पे किए, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। कोई भी जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती जा रही है लगातार वो यहाँ पर रिकॉर्ड होती जा रही है जर्नल के अंदर। तो अब होता क्या है कि इतनी सारी रिकॉर्डिंग, इसको बाद में उसको देख पाना, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अब इसमें क्या किया जाता है, आगे इसको नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं जिसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जर्नल के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, हर एक टाइप की ट्रांजेक्शन उसमें हमने रिकॉर्ड की थी। अब उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, समझने में थोड़ा और इजी हो जाए, तो उसके लिए हम उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करने के लिए भी हम क्या बनाएंगे बच्चों, एक बुक बनाएंगे। बुक में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। बुक के अंदर रिकॉर्ड तो हम पहले कर चुके हैं, बुक के अंदर हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो क्लासिफाई हमने, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि स्कूल में जब हम लोग प्ले ग्राउंड में बच्चे, जो भी बच्चे हैं जो प्ले ग्राउंड में प्रेयर करते हैं, तो उस टाइम पर पूरे स्कूल के सभी बच्चे उस प्ले ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं। एंड देन जब प्रेयर हो जाती है तो सेम समझ लो यहाँ पर हर टाइप की ट्रांजेक्शन इसके अंदर इंक्लूड है जर्नल के अंदर। आप समझ लीजिए कि जैसे वहां प्ले ग्राउंड में बच्चे सारे थे, लेकिन जैसे ही प्रेयर खत्म हुई तो उसके बाद वो अपनी अपनी क्लास में चले गए। कुछ 7th के, 8th के, 9th के, 10th के, 11th के, जो भी जिस क्लास का बच्चा था वो उसमें जाकर के बैठ जाएगा। सेम टाइप से यहाँ से फिर जो जिस टाइप की ट्रांजेक्शन है वो अपनी उन्हीं बुक्स में ट्रांसफर की जाएगी, मतलब क्लासिफाई की जाएगी। जैसे मान लो कि अब हमारे पास ये परचेज बुक है, सेल बुक है, कैश बुक है, इसी तरीके से बहुत सारी बुक्स हैं जो कि क्योंकि क्लासिफिकेशन, अब वो अपनी अपनी क्लास पे जा रही है, सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जा रहा है, क्लासिफाई किया जा रहा है। तो इनको भी जब क्लासिफाई किया जा रहा है तो इनको भी कहीं ना कहीं तो लिखा जा रहा है। तो ये जो लिखा जा रहा है वो जिन बुक्स के अंदर लिखा जाता है उनको हम जानते हैं लेजर के नाम से, LEDGER, लेजर। तो बच्चों अब हमने कौन कौन से स्टेप सीख लिए, आइडेंटिफाई करना हम सीख चुके हैं, मेजरमेंट करना भी हम सीख चुके हैं, देन रिकॉर्डिंग करना हम सीख चुके हैं, क्लासिफिकेशन भी हमने सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे समरी। मान लो कि किसी ने पूछा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो अब वो ये जो हमने क्लासिफिकेशन लेजर्स बनाए हुए हैं उसमें आकर हमें ये नहीं बताएगा कोई कि हमने इतने की परचेज की थी, ये मतलब दिस टाइप का एक्सपेंस किया, एक अनदर टाइप का एक्सपेंस किया, और भी एक्सपेंसेस किए, फिर उसके बाद हमने इतनी सेल की। तो इन सबको आप देख लो टोटल करके कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ऐसा तो फिर अकाउंटिंग का फायदा ही क्या हुआ। तो इसीलिए अब हमने क्लासिफिकेशन करने के बाद हम क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं। टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए, टोटल कितनी इनकम्स हुई, उनको रिकॉर्ड किया एक जगह पर, ठीक है। उन जगह पर रिकॉर्ड करके फिर हमने बताया टोटल प्रॉफिट हमें इतना हुआ है। तो इसे बोलते हैं हम एक समरी बना लेना। जैसे कि मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी हम कभी कोई मूवी देख करके आते हैं और हमसे कोई मूवी की स्टोरी सुनना चाहता है तो हम उसको पूरा 3 घंटे की स्टोरी नहीं बताते, हम उसको शॉर्ट में, समरी में उसको पूरी स्टोरी समझा देते हैं। जो 3 घंटे की स्टोरी थी वो हम उसको 10-15 मिनट में वो पूरी स्टोरी समझा देते हैं। सेम टाइप की जो इतनी सारी रिकॉर्डिंग हमने जर्नल में की, देन हमने बहुत सारे बुक्स और बनाई जिसको लेजर के नाम से हमने जाना, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन किया ट्रांजेक्शंस का। तो अब जब हमसे कोई पूछेगा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी हमारी एसेट्स है, अब एसेट वर्ड आपको मैं आगे अभी बताऊंगी क्या होता है, कितनी लायबिलिटीज हैं, तो ये सारी की सारी चीजें फिर इनको क्या किया जाता है, जो इतनी सारी बुक्स है ना उनको बहुत शॉर्ट में एक समरी बनाई जाती है जो कि किसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, किसी बिजनेस को समझने के लिए, उसका प्रॉफिट लॉस समझने के लिए, उसमें कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितना उसने किसी को उधार दिया है, कितना उसने किसी से उधार लिया है, कितना उसके कैश उसके पास है, कितना उसके पास बैंक अकाउंट अभी बचा हुआ है, बैंक में कितना अमाउंट बचा है, ये सब कुछ समरी, उसको शॉर्ट समरी बनाई जाती है यूजर्स के लिए। तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्या किया, समराइजिंग किया, जिसमें हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बन जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है। लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों ने के लिए अकाउंट्स बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है तो आप घबराइएगा नहीं, हम धीरे धीरे ये सब चीजें सीखेंगे।
तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, हम आने वाली क्लासेस में इनको पढ़ेंगे, बट ये आप समझ लीजिएगा कि समराइजिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, तो इनको जब हम किसी यूजर को देंगे कि आप इनकी हेल्प से पता लगा लो कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, अभी हम शॉर्ट में इतना ही समझते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको पता लगाना। तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर इनकी एक समरी बनाई जाती है, जिस समरी की हेल्प से वो इजीली उसको समझ पाएंगे कि ओके ये पूरा हमारे बिजनेस की जो है ये पोजीशन है, अभी हम इस पोजीशन पर हैं बिजनेस में। तो समराइजिंग हो गया। अब एनालिसिस मतलब जो हमारे बिजनेस के मालिक हैं, जो बिजनेस में मैनेजर हैं, जो भी मतलब बिजनेस को अभी चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो जब उन्हें बिजनेस की वो समरी देखी तो उससे वो पता लगा पाएंगे कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, और इस पोजीशन अगर पोजीशन अच्छी है तो इसको और अच्छा मेंटेन करने के लिए हम क्या करें, क्या डिसीजंस लें, उनको कैसे हम डिसीजंस को अप्लाई करवाएं अपने एम्प्लॉइज पर, अपने बिजनेस में काम करने वाले लोगों पर, या फिर अगर वो पोजीशन अच्छी नहीं है, समरी देख करके पता लगा कि पोजीशन अच्छी नहीं चल रही है अभी बिजनेस की, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने बिजनेस से रिलेटेड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी ये सब सोचेंगे, पता लगाएंगे और बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो एनालिसिस किया जा रहा है अभी बिजनेस का ना, समरी देखने के बाद। उसके बाद लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग। अब बिजनेस के मालिकों ने उसको अच्छे से एनालाइज भी कर लिया कि ये चीज की गड़बड़ी है, अभी इन चीजों पर हमें फोकस करना पड़ेगा। फिर वो प्रॉपर तरीके से अब क्या हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के पूरे अकाउंट तैयार हो चुके हैं, पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस हो चुका है, पूरे अकाउंट्स, पूरी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, क्लासिफाई हो गई, समरी हो गई, अब उस पर एनालाइज भी कर लिया उन्होंने। तो अब जो है लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेट किया जाएगा उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। किनको कम्युनिकेट किया जाएगा? जो उस बिजनेस के यूजर हैं, जैसे कि मालिक खुद, या अगर हम बोले जैसे हम किसी कंपनी का नाम ले, रिलायंस कंपनी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो उसमें अपना पैसा लगाते हैं कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। तो आप बताइए बच्चों, जब कोई अपने पैसे किसी कंपनी में लगाएगा तो क्या वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखेगा कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, हम जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे क्या वो हमें फ्यूचर में वापस रिटर्न कर भी पाएगा या नहीं, या हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या हमें उस पर कुछ रिटर्न मिलेगी भी, हमें कुछ प्रॉफिट होगा उस पर। तो ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए कम्युनिकेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का बहुत जरूरी है। तो जब तक अकाउंटिंग प्रोसेस में ये अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं होगा तो हम बिजनेस को कैसे, किसी के बिजनेस रिकॉर्ड्स को हम कैसे किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन, जो कि बहुत सारे यूजर्स को हेल्पफुल होता है। तो बच्चों अब हमने कुछ टर्म्स जो हमने पढ़ी थी, जो हमने सुनी है, ये अकाउंटिंग डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा, आई एम रणछोड़ एंड शिमला आया चतुर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये जाना कि आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मेजरमेंट, आर से रिकॉर्डिंग, सी से क्लासिफाइंग, एस से समरी एंड ए से एनालिसिस, सी से कम्युनिकेटिंग। तो ये हम सब कुछ जान चुके हैं। जनरल बनेगा रिकॉर्डिंग करते वक्त, लेजर्स बनेंगे क्लासिफिकेशन के टाइम पर, ठीक है, और समरी बनाते वक्त क्या क्या बनेंगे तो मैंने आपको ऐसे ही बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन इतना जानने की अभी आपको जरूरत नहीं है, आप बस ये सोचो, वो एग्जांपल ध्यान करो कि हाँ किसी ने, ये पूरी मूवी थी, अब इस मूवी को शॉर्ट में बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, उसके बाद उस मूवी से एनालाइज किया जाएगा, ओ अच्छा ऐसा है, इन चीजों पर इम्प्रूव करना है हमें, इन चीजों पर मतलब ये चीजें हम अच्छा कर पा रहे हैं, तो उसके बाद उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा यूजर्स को। तो ये यूजर कौन होते हैं हम ये पढ़ते हैं अभी। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स दो टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 इज इंटरनल यूजर, नंबर 2 इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर इस नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, जो कंपनी या बिजनेस के अंदर के ही लोग हैं, उनके लिए वो जो यूज करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, वो इंटरनल यूजर कहलाएंगे। जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो पहले से ही कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और जो भी शेयर होल्डर नहीं है, जो कंपनी में इन्वेस्ट जिन्होंने नहीं किया हुआ, अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो शेयर होल्डर एक्सटर्नल हो, क्योंकि एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे, क्योंकि वो अभी कंपनी के मालिक नहीं है, वो कंपनी में उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है वो इंटरनल यूजर्स कहलाएंगे। साथ में मैनेजर्स ऑफ द कंपनी,
एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, तो ये सारे इंटरनल यूजर्स हैं क्योंकि कंपनी के अंदर पहले से ही ये लोग हैं। एक्सटर्नल यूजर में जैसे गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को कंपनी से टैक्स लेना होगा, ठीक है ना, तो वो कंपनी के बाहर है, बाहर के लोग हैं, तो वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं। क्रेडिटर्स, डेटर्स, अब ये क्रेडिटर्स डेटर्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको अपनी आने वाली क्लासेस में बताऊंगी। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने उधार लिया हुआ है, डेटर्स मतलब जिन्होंने हमसे उधार लिया है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको आने वाली क्लासेस में ये सारे टॉपिक्स, ये सारी टर्म्स जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, वो आने वाली क्लासेस में अगली से नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारी टर्म्स क्लियर करा दूंगी। तो बच्चों, एक्सटर्नल यूजर जो बाहर के लोग हैं वो हमारे अकाउंट, जैसे बैंक से हमने लोन लिया और अब बैंक हमें लोन तो दे दे, लेकिन पहले वो देखे तो सही कि आगे ये मुझे वापस रिपे करेगा भी या नहीं। तो ये देखने के लिए बैंक है वो बिजनेस के अकाउंट्स देखता है, वहां से बिजनेस के बारे में पता लगाता है कि हाँ बिजनेस को लोन दिया जा सकता है। तो वो बैंक भी यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटर्नल यूजर्स। तो इस तरीके से और भी है, बट क्योंकि अभी ये हमारी फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे हम आपको और न्यू टॉपिक्स या नए टर्म्स में आपको बताऊंगी। अभी तो हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कहीं डिफिकल्टी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, मैं जो भी डाउट है उनको क्लैरिफाई कर पाऊं। तो बच्चों, ये हमारी पूरा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आज की क्लास में हमने पढ़ा, और इंट्रोडक्शन भी हमने आज की क्लास में पढ़ा, और हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया था सबसे पहले। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, एंड साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।